नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में सियासत जोरों पर है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार घेर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि एक तरफ जहां विपक्ष सरकार से 10 सालों का हिसाब मांग रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष को लेकर विपक्ष भी लगातार सवालों में घिरा हुआ है। हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है। कार्यवाही 18 नवंबर तक के लिए स्थगित है, लेकिन अभी तक विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के नाम को तय नहीं कर पाया। सवाल लगता है यही बना हुआ है कि आखिर विपक्ष या यूं कहें कि कांग्रेस के आला कमान के सामने क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो आला कमान भी इस तरफ कोई फैसला नहीं ले रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया वो रेलेवेंस नहीं था। भाई 10 साल की अचीवमेंट बताओ आप। मैंने कहा उनको भाई एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही तो प्रदेश की जो है गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स हैं। उसमें क्या किया 10 साल उन्होंने? कोई वो उनका जवाब है। एक इंस्टीट्यूट उन्होंने नहीं बनाया 10 साल में। तो अब अपनी तो अचीवमेंट बता नहीं रहे, 10 साल पहले की जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। वो तो एक नंबर 1 स्टेट थी देश में, पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, लॉ एंड ऑर्डर में वो नंबर 1 स्टेट थी। आज हर चीज में पिछड़ा हुआ है। आज नंबर 1 हो गया अनएम्प्लॉयमेंट में। लगातार पलटवार कर रहा है और ऐसे में जो है विपक्ष लगातार 10 साल का हिसाब अभी भी जो है उसकी गूंज दिखाई दे रही है। चूंकि जिस तरीके से जो है चुनावी रैलियों के बीच में यात्रा हरियाणा में कांग्रेस ने निकाली थी, 10 साल का खाका जो है हिसाब सत्ता पक्ष से जो है मांगने को लेकर ये यात्रा निकाली गई थी, लेकिन उसी की गूंज कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान में दिखाई दी कि 10 साल में सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं। तो वही एक बार फिर से अभी भी सवाल बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी बना हुआ है कि नेता विपक्ष पर जो है हाईकमान फैसला लेने में देरी क्यों कर रहा है। आखिर क्या वजह है नेता विपक्ष ना चुनने के पीछे, इस पर भी समझने की कोशिश करेंगे। धरातली समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे प्रवक्ता यहां पर बैठकर क्या कहेंगे, इस पर भी जो है स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो स्थिति बनी हुई है, सदन फिलहाल 18 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और ऐसे में सदन भी बिना नेता विपक्ष के दिखाई दे रहा है और तमाम सारी जो बहस इसमें देखने को मिली है। लेकिन वार पलटवार लगातार विपक्ष पक्ष में जारी है। विपक्ष 10 साल का हिसाब लगातार मांगता हुआ सरकार से दिखाई दे रहा है। इसी के लिए जो है आज मसला में समझने की कोशिश करेंगे, आखिरकार इसके पीछे का मसला क्या है। और चर्चा में जो है हमारे साथ अब से कुछ देर में जो है पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। उनसे स्थिति पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है अभी भी सवाल लगातार 10 साल का बना हुआ है, जबकि सरकार लगातार बताने की कोशिश कर रही है बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मुहैया किया जा रहा है और अपने कामों को गिनाते हुए यहाँ पर सरकार दिखाई दे रही है। और ऐसे में जो है सरकार तो नेता विपक्ष को लेकर भी सवाल उठा रही है और जनता भी इस बार जो है जानना चाहती है कि आखिरकार देरी क्यों। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर निशाना, जिसमें कि उन्होंने कहा कि सरकार 10 साल का हिसाब बताए, उसने अपने कार्यकाल में क्या विकास कार्य किए हैं।
तो हरियाणा का शीतकालीन विधानसभा सत्र जो है वो लगातार चल रहा है, लेकिन हालांकि इसमें जो है 18 नवंबर तक जो है इसको स्थगित कर दिया गया है। 13 और 14 नवंबर को हमने सत्र की कार्यवाही को देखा, और जो कि राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ सत्र। फिर उसके बाद जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है चर्चा हुई, और चर्चा में नोकझोंक भी, सवाल जवाब भी यहाँ पर पक्ष में देखने को मिले। लेकिन सवाल यहाँ पर लगातार बना हुआ यही है कि जिस तरीके से जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने भी विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा था कि अभी तक जो है नेता विपक्ष के साथ में जो है सदन में नहीं आए आप, और ऐसे में जनता की अपेक्षाओं पर क्या खरे उतरेंगे, किस तरीके से जो है विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, उसको लेकर भी जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन लगातार यहाँ पर जिस तरीके से हमने राज्यपाल के अभिभाषण को सुना, और अभिभाषण को सुनने के बाद में जो परिपाटी होती है उसको लेकर भी कहीं न कहीं एक साल के अंदर का जो खाका है, एक साल के अंदर का जो विजन है सरकार का आगामी, उस पर जो है कहीं न कहीं उसको समझा जा सकता है कि राज्यपाल किस तरीके से जो है सरकार को तरफ से जो है किस तरीके से जो है रोड मैप, विजन और उसको दर्शाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन साफ तौर पर अभी सरकार नई है, ऐसे में जब सरकार के नुमाइंदों से बात की जाती है तो वो भी लगातार कहते हैं कि सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है, लेकिन विपक्ष किस तरीके से उन पर सवाल निशान खड़ा करता है वो भी देखने वाली बात होगी। और आज इस चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे कि बीते 10 साल का जो हिसाब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो है सरकार से मांगने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की अगर बात की जाए, हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान भी सरकार से 10 साल का हिसाब किताब लेने की कोशिश की थी, लेकिन 10 साल के हिसाब किताब के बीच जो है जनता ने हिसाब को बराबर कर दिया, और कहीं न कहीं जनता का जनार्दन मत और अधिकार करते हुए, उन्होंने मताधिकार का उपयोग करते हुए जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी को चुना, और ऐसे में विपक्ष की भूमिका में एक बार फिर से कांग्रेस को ला खड़ा कर दिया। जबकि कांग्रेस के पूरे कैंपेन को नज़र डालें और कांग्रेस के पूरे हरियाणा के भीतर जो है चुनाव प्रक्रिया को देखें, समझें, तो कहीं न कहीं एग्जिट पोल्स भी लगातार अंतिम दिन तक जो है लगातार यही बता रहे थे कि कांग्रेस की सत्ता आने वाली। लेकिन बहरहाल सत्ता, चुनाव हुआ, मतदान हुआ, उसके बाद सरकार ने शपथ ली। शपथ के बाद पहला सेशन जो है प्रोटोकॉल के तहत जो है चला, 1 दिवसीय। फिर उसके बाद जो है शीतकालीन, अब जो है 13, 14 और 18 नवंबर को ये सत्र चल रहा है, और अभी जो है 18 नवंबर तक के लिए स्थगित सदन को किया गया है। लेकिन इसमें बीच में जो है काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, विपक्ष भी हमलावर देखने को मिला, और सत्ता पक्ष भी अपने विजन को दिखाने की कोशिश करती रही। लेकिन अगर 14 नवंबर के दिन की अगर बात करें, बीते सदन वाले दिन की अगर बात करें, तो उसमें जो है कहीं न कहीं यहाँ नोकझोंक भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिली, सवाल जवाब भी हुए। अब जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो बयान आया है, उसके आधार पर उन्होंने बताया, पूछने की कोशिश की है कि सरकार से 10 साल का हिसाब मांगा है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी बताए उसने अपने कार्यकाल में क्या विकास कार्य किए हैं, यानी कि 10 साल में। तो आज समझने की कोशिश करेंगे विकास कार्य किसने किए हैं। अगर विकास कार्य नहीं किए होते तो क्या सरकार में बीजेपी की वापसी होती? अगर विकास कार्य नहीं किए होते तो क्या सरकार हैट्रिक लगा पाती? ये सवाल यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, और इन सभी सवालों को समझने की धरातली मुद्दे पर जो है चर्चा करने के लिए बिंदुवार तरीके से हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो है इस चर्चा में जुड़ने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं।
चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपसे जो है अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सुनील फोगाट हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। कमल हांडा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। अनुसूरा जी, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगी। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। कमल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आज आप ही से शुरुआत करता हूँ, चूँकि आपकी पार्टी की तरफ से लगातार सवालिया निशान सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं और लगातार जो है कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है कि आपने 10 साल के भीतर क्या काम किए हैं वो गिनाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों पर अगर नज़र डालें कमल जी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 साल में सरकार ने क्या किए हैं वो आके बताएं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहे हैं कि ये सरकार झूठे वादों की सरकार है, ये वादों पर खरी नहीं उतरती है। तो ऐसे में क्या आपका रिस्पॉन्ड है, क्या टेक है मैम? ओवर टू यू। ओके, गौरव जी नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। गुस्सा आता है अक्सर वो सच्चे होते हैं, जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहे हैं इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रहे हैं इंसानों को पढ़ने का हुनर के चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। तो अभी आपने कुछ बात कही, मैं उस पर आपत्ति जताना चाहूंगी कि आपने कहा कि बीजेपी ने अगर काम ना किया होता तो वो तीसरी बार ना आती। दूसरी बात आपको याद दिलाना चाहूंगी गौरव जी, आप तो पत्रकार हैं, आपने कैसी ऐसी एक गैर जिम्मेदाराना आपने बयान दे दिया। मैंने सवाल किया कि अगर ऐसा होता, आपने 10 साल का हिसाब आपने यात्रा के दौरान भी मांगा था, और अगर ऐसा हुआ, मैंने सवाल किया, चूंकि सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि हमने काम किए हैं, मंचों से कहा जा रहा है, वो लगातार अपने भाषणों में इसी बात का जिक्र करते रहे, बिना पर्ची बिना खर्ची। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमने सरकार के बाद में आते ही पुनः जो है 25,000 जो है रोजगार दे दिए। तो मैंने उस हिसाब से कहा, मैं किसी प्रवक्ता के तौर पर नहीं कहा, मैंने सवाल किया सिर्फ। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, थैंक यू। तो दूसरी बार बैसाखियों पर थी, तीसरी बार ईवीएम लेकर आई और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिविजुअल लेकर आया है। 14 लाख वोटों का घपला हुआ है। तो आप ये ना कहिए कि सरकार ने मैंडेट किया है। आपने कहा हमने मांगा हिसाब, बिल्कुल मांगा हमने हिसाब, और अमित शाह बोलकर भी गए थे पाई पाई का हिसाब देंगे। वो तो ये भी कह के गए थे 259 लाख दे के जाएंगे, 2,59,000 करोड़ मतलब हरियाणा को देकर जाएंगे और पाई पाई का हिसाब भी देंगे। कहाँ गया वो? और हमने पूछा, बिल्कुल सही पूछा हमने, कोई बता दो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हो, कोई काम किया हो, नौकरियां दी हो। 10 साल तक इनको ऐन वक्त पर इनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोई काम नहीं किया था। सब भ्रष्टाचार में खूब आकंठ डूबे हुए थे, कोई काम नहीं किया था। और जो अभिभाषण हुआ उनका राज्यपाल का, उनकी एक बात पर तो मैं जरूर कहूंगी कि जिन्होंने कहा डंकी रूट रोका जाएगा, तो शुरू ही क्यों किया था डंकी रूट? आपने बीच में पहले क्यों नहीं रोका आपने? और इन्हीं के लेबर मिनिस्ट्री के संसद पटल पर आंकड़े रखे हुए हैं कि हरियाणा में 2014 में 2.9% बेरोजगारी थी, जो बढ़कर 8.9% हो गई है। अब तो और बढ़ गई होगी। ये पिछले साल का आंकड़ा बता रही हूं मैं। तो कैसे बच्चे जा रहे हैं घर के, और कैसे घर छोड़कर जा रहे हैं, जमीनें बेचकर जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक दो बातें और कहना चाहूंगी। कंफ्यूज मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी, जो पहले खुल्लर जी को अपना चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करते हैं रात को 8 बजे 18 तारीख को, रात को 12 बजे रद्द कर देते हैं, फिर 21 तारीख को उसको दोबारा लगा लेते हैं। और उन्होंने एक और क्या कंफ्यूजन किया कि किसानों के लिए कह रहे थे जो पराली चलाएंगे कोई एक्शन नहीं लेंगे। फिर उनके ऊपर FIR क्यों की? आप उनके ऊपर लाठियों क्यों बरसा रहे हैं? आपने उनके ऊपर केसेस क्यों चलाए हुए हैं? आपने उनके ऊपर जुर्माना क्यों लगा दिया? डबल क्यों कर दिया आपने जुर्माना? कुछ पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। यही होता है जब अनपढ़ों की जमात इकट्ठी होती है, ये मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात, एक छोटी कहानी कहना जरूर चाहूंगी मैं। जी कराली की भी हमने बात की, हमने सारे मुद्दे उठाए संसद में, क्यों नहीं उठाए? हमने बताया ना, कोई एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हो इन्होंने, कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, सिर्फ कागजों पर है। और जब इनसे पूछो कि आप दिखाइए, तो ये कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। कागजों पर होती है ना बात सारी, इनकी सड़कें भी कागजों पर बनी होती हैं, इनका जो आवंटन होता है किसी भी चीज का, किसी भी
चीज का क्या कहते हैं बनाने का, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो सिर्फ कागजों पर ही होता है। पैसे भी अलॉट होते हैं, लेकिन वो एमसी उन पर या ये सरकार उन पर जो है कुंडली मारकर बैठ जाती है। ठीक है जी। एक मैं 100 दिन का रोड मैप आप वो कह रहे थे कि हमने बना लिया है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया अभी तक? क्या करना चाहिए, क्या करेंगे वो? और जो नौकरियों देने की बात कर रहे हैं, आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगी, पहले भी HKRN की कच्ची नौकरियां थी, HKRN की डिप्लॉयमेंट पॉलिसी थी, जिसमें ये बड़ा सीना ठोक रहे हैं अपना कि हमने 1,20,000 लोगों को हमने नौकरी दी, लेकिन एक्चुअली वो डिप्लॉयमेंट पॉलिसी थी 1 साल के लिए। अभी भी आपको याद दिला दूं, 25 नवंबर तक खुला है पोर्टल, इसके लिए 8वीं से लेकर BA तक के लोग जो है HKRN में, मैं रिपीट करती हूँ, HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये इन्होंने रोजगार दिया क्यों नहीं? अग्निवीर के रास्ते इन्होंने सारे बंद कर दिए। किसानों को DAP के लिए कितनी परेशानी हो रही है, और संसद में कहते हैं कि कोई कमी नहीं है। किसान फिर पागल नजर आता है क्या इनको, जो लाठियां खाने के लिए गया हुआ DAP नहीं मिल रही? 29 लाख टन DAP की कमी है, आपको बता दूं हरियाणा में। 14 लाख पिछले साल कम आयात की गई, 15 लाख इस साल कम आयात की गई। 41,122 करोड़ की इन्होंने जो सब्सिडी देते थे हम किसानों को, वो इन्होंने बंद कर दी। कोई बता दे इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई हो, कोई इन्होंने मेट्रो बढ़ाई हो, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, वो बता दें, सब झूठ बोलेंगे ये, क्योंकि इनका काम ही झूठ बोले। इनका महत्व यही है भाजपाइयों का कि जब तक ये झूठ नहीं बोलेंगे तो ये अपनी चाटुकारिता का अपना सबूत नहीं दे सकते हैं, जब तक बोलेंगे नहीं। और मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी रमलू की, गौरव जी। जी। एक बूढ़ी औरत से पहले जमाने में जैसे चक्की में आटा पीसा जाता था, उसने किसी को बुलाया, किसी रमलू नाम के आदमी को, लंबा ऊंचा लंबा था, छेनी हथौड़ा लेकर आया। वो जब छेद बना रहा था, क्योंकि आटा पीसने के लिए, गेहूं पीसने के लिए एक साइड कोर्स होनी चाहिए ना, खुरदरी होनी चाहिए, तो उसको बुलाया। करते करते उससे कहीं से ज्यादा हथौड़ा बच गया और चक्की टूट गई। अब ऊंचा लंबा था, उसको लगा मैं क्या करूं, वो खड़ा हो गया, ऊपर मट्टी थी, उसे मक्खन था। जब वो खड़ा हुआ तो वो मक्खन भी उसमें से जो है मट्टी टूटकर मक्खन गिर गया। अब जब वो मक्खन गिर गया नीचे तो उस पर रपट गया, वो फिसल गया। दरवाजा भी कमजोर था क्योंकि झोपड़ी थी, कच्चा दरवाजा था, फिसल गया। आगे गया घबराहट में कि मैं क्या जवाब दूंगा अम्मा को कि मेरे से सब कुछ इतना नुकसान कैसे हो गया। तो आगे जाकर वो उससे टकराता है तो उसकी मटकी भी फोड़ देता। जब वो पानी भरने गई थी, उसको काम देकर गई हुई थी, तो उसने कहा रमलू मैं तने कित रहूं, तो उसने कहा चालती जा, देखती जा, रोमती जा। तो भाजपा का यही काम है, आप देखते रहिए ये क्या क्या करेंगे। इन्होंने 300 करोड़ का जो बोनस जो कहते हैं अनाउंस किया है, कंफ्यूज मुख्यमंत्री ने, वो ये जरा उसका निकालेंगे कि पर जो हमारे 17,17,000 हमारे किसान भाई हैं हरियाणा में, पर हेड कितना बैठता है। और ये बोनस की बात करते हैं, इनको बोनस का मीनिंग ही नहीं पता। पूछिए अब आप जी। ठीक है मैम, ठीक है, ओके। मैं सुनील फोगाट जी आपके पास जो है आऊँगा, और सवाल लगातार यही है कि जिस तरीके से शायरी से शुरू हुई कहानी जो है, मैडम ने कहानी तक पहुंचा दी बात, और तमाम सारे जो उन्होंने जो है आरोप भी लगाए, और लगातार कांग्रेस यहाँ पर सवाल उठा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि आखिरकार आपने काम नहीं किए, तो सरकार किस तरीके से आपने जो है जनता का विश्वास किस तरीके से जीता। क्योंकि एक दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि झूठ को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, झूठ को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, सच जब भी साजिश में शामिल होता है। सर सुनील जी। शेरो शायरी चल रही है यहाँ पे, हमारी कांग्रेस की भी बड़ी बहन की तरफ से, आपकी तरफ से। और जो ये एक हरियाणवी छोटी सी कहावत है, ये एक चुटकुला है, उसका भी जो सत्यानाश हमारी बहन जी ने किया है, उसके बाद अब मैं सुनाने की भी जहमत नहीं कर पा रहा। आऊंगा कमल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अभी इन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों को, जो मैं सबसे पहले वहीं से शुरू करता हूँ जी प्लीज, हमारे अन्नदाता से, कि हरियाणा के किसान को इन्होंने 300 करोड़ रुपए का बोनस देने की बात कही। बहन जी थोड़ी तैयारी करके आया कीजिए, कांग्रेस के लोगों की ना ये सबसे बड़ी समस्या है, और जब तक कांग्रेसी इस चीज से नहीं उभरेंगे, तब तक ये अपने AC रूम को छोड़ के धरातल पे नहीं निकलेंगे। ऐसे ही विपक्ष में बैठे रहेंगे, यहाँ स्टूडियो में आके बौखलाते रहेंगे। हरियाणा सरकार ने
हमारे किसान को, अन्नदाता को जो बारिश के कारण जो नुकसान हुआ था उसके कारण 800 करोड़ रुपए, बहन जी सुन लीजिए, लिख लीजिए आप, 800 करोड़ रुपए हरियाणा के अन्नदाता को देने का फैसला लिया था, जिसमें से अगस्त के महीने में 497 करोड़ उनके खाते में पहले से जा चुके हैं। जो किस्त बचती थी 300 करोड़ की, वो 300 करोड़ अब आज उनके खाते में गए हैं, ये मैं बता देता हूं आपको। और इन्होंने कहा विकास कार्य नहीं कराए। अब आप देखिए कि इनके विकास कार्यों के और जो भी ये सवाल उठाते हैं, उन सब का जवाब, वो सवाल तो ये पिछले 10 साल से उठाते आ रहे थे, फिर क्यों देश और प्रदेश की जनता ने इनको लगातार नकारने का काम किया? सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति, झूठ की राजनीति और बांटने की राजनीति और लोगों को बरगलाने की राजनीति ये लोग करते हैं। जब तक अपनी इन नीतियों से परे आकर के जनहित के मुद्दे नहीं उठाएंगे, लोगों के बीच नहीं जाएंगे, जब तक संगठन पे कब्जा करने की लड़ाई से बाहर कांग्रेस नहीं आएगी, कहीं शैलजा जी सोचते हैं कि मैं कब्जा कर लूं संगठन पे, हुड्डा साहब सोचते हैं मैं कर लूं, यादव साहब सोचते हैं कि मैं करूं, जब तक इन चीजों से ये बाहर नहीं आएंगे, हरियाणा के आम जनमानस की, अब आप देखिए कि इन्होंने कहा कि 75 लाख गरीब बढ़ गए, आप इसकी सीबीआई जांच करवाओ। अरे आप जब किसी के आधार बीपीएल कार्ड कटते हैं तो आप शोर मचाते हो, जब किसी के नए बनते हैं तो शोर मचाते हो। ये बीपीएल के नीचे कांग्रेस आ गई है, बीपीएल में कांग्रेस आ गई है, क्योंकि लोगों ने नकार दिया है उसको, हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने उसको नकार दिया है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। इनको परमानेंट घर बिठाने का काम हरियाणा की जनता ने कर दिया। अब ये बगले झाड़ते रहते हैं स्टूडियो में बैठ के, इनके नेता विधानसभा में, आप ये देखिए बगैर सेनापति के कभी सेना काम कर सकती है क्या? बगैर सेनापति के विधानसभा में सारे 37 के 37 विपक्ष के नेता, कमल जी आऊंगा मैं, आप रिस्पॉन्ड बोलने लग जाता है। अरे अपने घर संगठन नाम की चीज नहीं कांग्रेस के पास, विपक्ष का नेता नहीं इनके पास। पहले कहते थे दिवाली तक बना देंगे, फिर कहते हैं दिवाली के बाद बना देंगे, फिर कहते हैं कि हम सेशन आने से पहले बना देंगे विपक्ष का नेता। आज तक नहीं बन पाया। और मैं कहता हूं ये भूपेंद्र हुड्डा और हुड्डा परिवार और गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस जा ही नहीं सकती। इनका अंदर कुछ बचा ही नहीं है, कोई नाम लेने वाला नहीं बचा हरियाणा के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस का। यहाँ बैठ के ये बगले झाड़ते रहते। लगातार तीसरी बार लोगों ने नकार दिया, आपके अहंकार को नकार दिया। किस प्रकार से आपने एक दलित नेत्री के बारे में इतने अपशब्द कहे, उसको सरेआम जलील किया, उस चीज को आप लोग मानने को तैयार नहीं। किस प्रकार से नारनौंद में हमारी एक नेत्री बहन को इन लोगों ने सरेआम जलील करने का काम किया, उस पे किसी नेता का मुंह नहीं खुलता। प्रदेश का और देश का सबके मुंह में दही जम जाती है महिला सम्मान के नाम से। या स्टूडियो में बैठ के, विधानसभा में बैठ के लोग एसी कमरों में बैठ के राजनीति करते हैं। देखिए, हमें कांग्रेस के जवाबों का सवालों का जवाब देने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा। हमारा सीधा कनेक्ट हरियाणा की जनता के साथ है, हमारा सीधा कनेक्ट हरियाणा की जनता के साथ है और हम हरियाणा की जनता को जवाब देते हैं। हरियाणा की जनता हमारे जवाबों से संतुष्ट है, हमारे कामों से संतुष्ट है, हमारी नीतियों से संतुष्ट है। इसलिए लगातार तीसरी बार उन्होंने कांग्रेस के अहंकार को देखते हुए, जो इन्होंने चुनाव से पहले कहा कि 50 वोट पे एक सरकारी नौकरी मिलेगी, गोगी जी ने कहा कि पहले हम अपना भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर बाद में लोगों का देखेंगे। इस अहंकार को देखते हुए हरियाणा की जनता को डर लगा कि ये कांग्रेस रूपी राक्षस पार्टी अगर हरियाणा में आ गई तो हमारा राशन भी खा जाएगी, हमारे रोजगार भी खा जाएगी और हमारे अधिकार छीन के अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों में बांट देंगे, अपने घरों को भरने का ये काम करेंगे। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए लगातार तीसरी बार बढ़ चढ़ के, पिछली दोनों बार से बढ़ के वोट देने का काम हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को किया। 48 सीटों के साथ आशीर्वाद दिया और हम लगातार काम करते जा रहे हैं। कांग्रेस तो एक बेलगाम सेना हो रखी है, कोई कुछ भी कहता है। अरे बालमुकुंद शर्मा जी, इनके प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी टीवी डिबेट पे आते हैं, वो लंबा चौड़ा बात, अगले दिन कहते हैं कि हमारा प्रवक्ता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं कुछ, इनका बिल्कुल ना इनके पास संगठन नाम की। अरे कोई कांग्रेस के नाम से स्टूडियो में आके बयानबाजी करके जाता है, अगले दिन लोगों को नींद खुलती है। आप देखिए, इससे बड़ा और क्या सत्यानाश होगा। ये दुर्भाग्य है हरियाणा प्रदेश का, ये दुर्भाग्य है हरियाणा प्रदेश का और देश का कि विपक्ष में कांग्रेस को बिठाने का काम, बैठने का मौका मिल गया। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और आगे ये प्रदेश कांग्रेस को इस लायक भी नहीं छोड़ेगा कि ये लोग विपक्ष में बैठ सके। ये तो कमाल है। हरियाणा की जनता अभी हैरत में है कि 37 सीट भी कैसे आ गई इन लोगों की। और ये लोग हमसे कहते हैं ईवीएम।
ईवीएम करते हैं। अरे ईवीएम को आप दोष देते हो, 1 महीने से 1.25 महीने के करीब हो गया चुनाव हुए, 37 आदमी मिलकर अपना एक नेता नहीं चुन पाए। फिर ये बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। अरे आपके नाम का चुनाव है क्या? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पहले ही दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उनके साथ पूरी कैबिनेट ने शपथ ली और पहले दिन से लगातार काम जारी है हमारी सरकार में। ये बैठ के बगले झाड़ते रहते हैं एसी रूम में, सड़कों पे उतरिए, आम आदमी से जुड़िए, जब जाके आपका भला होगा, वरना ऐसे ही बैठ के यहाँ अपनी फ्रस्ट्रेशन स्टूडियो में निकालते रहेंगे। कमल जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप जो है इत्मीनान से जो है आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पर जाने का मुझे वक्त है और ब्रेक से बाद जब वापस लौटूंगा तो चर्चा जो है अनुसूरा जी को भी चर्चा में शामिल करेंगे, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है। ब्रेक के उस पार जो है चर्चा लगातार जारी है। तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। सौंदर्य साबुन साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। ब्रेक के बाद मसला में आपका स्वागत है। पक्ष विपक्ष को लेकर जिस तरीके से पलटवार चल रहा है और उसको लेकर आज मसला में चर्चा के आखिरकार जो है विपक्ष की तरफ से सरकार से 10 सालों का जो हिसाब मांगा जा रहा है वो किस तरीके से जो है उस पर रिएक्ट करते हुए सरकार दिखाई दे रही है, किस तरीके से जो है हिसाब का जवाब जो है देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल उसके साथ ये भी है कि नेता विपक्ष के बिना ही सदन में इस बार कांग्रेस दिखाई दे रही है और ऐसे में आखिरकार हाईकमान जो है, हाईकमान के जो पाले में गेंद है वो जो है कहीं ना कहीं
क्यों इतना लेट लतीफ़ी इस पूरे मामले को लेकर करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक से पहले जो है मैं सुनील जी आपके पास था, अनु सूरज जी को चर्चा में शामिल करते हैं। अनु जी, आपका क्या टेक है कि किस तरीके से जो है 10 सालों का जो जिक्र यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आज जो है किया गया, ऐसे में क्या आप समझती हैं? क्योंकि देखिए कांग्रेस ने लगातार 10 सालों का हिसाब और अपने पूरे कैंपेन के दौरान जो है यहाँ पर देखने को मिला था, और दूसरी तरफ से भी विपक्ष ने सवाल उठाए तो पक्ष ने जवाब भी दिया और लगातार उनकी तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि धरातल पर जो है सही तरीके से जो है आवाज पहुंचाने में कहीं न कहीं जो सत्ता पक्ष है वो कामयाब रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो इलेक्शन के रिजल्ट होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम के आधार पर जनता वोट देती है, हालातों के हिसाब से भी जनता वोट देती है। हमने पहले भी कहा है और मैं रिपीट करती हूँ, एक तो विपक्ष का एकजुट ना होना कारण था भाजपा की सरकार बनने का, और दूसरा जिस तरीके से पोलराइजेशन की राजनीति भाजपा ने की है वो एक अहम कारण था। तो पूरा प्रदेश भी जानता है कि सत्ता में आने के लिए भाजपा किस हद तक जाती रही है, इस बार भी गई है। और हाँ, लेकिन भाजपा की तो जो नियत और नीति है वो जनता को पता है, हमें भी पता है, लेकिन विपक्ष की वो तो करेगी, सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। मैं बात करूंगी विपक्ष की। विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, ये कमी विपक्ष की रही है। विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना तो बहुत आगे की बात थी, इतना बड़ा दिल दिखाना तो बहुत आगे की बात थी। विपक्ष की कुछ पार्टियां तो अपने ही नेताओं को एकजुट नहीं कर पाई, जिसका नतीजा है कि तीसरी बार भाजपा की हरियाणा में सरकार बनी है। मैंने सुना दोनों प्रवक्ताओं को, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस बीपीएल में आ गई है। तो जनाब, आप ये एरोगेंस जो दिखा रहे हो पूरी जनता देख रही है। बिल्कुल, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सभी पार्टियां बीपीएल में आ गई हैं भाजपा के मुकाबले, तो क्योंकि हम लोगों ने 6,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिए। तो आप खुद ही बता रहे हो कि पैसे के दम पे आप जो तानाशाही कर रहे हो वो आप खुद ही चैनल पे बैठ के स्वीकार कर रहे हो और बड़े अहंकार से कह रहे हो कि बाकी पार्टियां तो बीपीएल कैटेगरी में आ गई हैं। बिल्कुल आ गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा के मुकाबले बाकी सारी पार्टियां बहुत गरीब हैं, लेकिन भाजपा के ही अनुसार राज्य का 70% नागरिक जो है वो सरकारी राशन पे जी रहा है, वो भी गरीब है, और गरीब एक दिन गरीब का साथ देगा और इस भाजपा को नेस्तनाबूद करने का काम करेगा। उसके बाद ये बात करते हैं शैलजा जी की कि दलित नेत्री के साथ कांग्रेस ने क्या किया। दलित नेत्री के साथ अगर कांग्रेस ने जो किया वो कांग्रेस ने भुगता, लेकिन आपके राज में इलेक्शन के बाद दलितों के साथ क्या हो रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए। सिर्फ नेत्री तो सांसद बन चुकी हैं, उनकी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन दलित पब्लिक भी है, शोषित वंचित जनता भी है, उसके साथ क्या हो रहा है भाजपा के राज में। हिसार शहर से हूं मैं, और हिसार के अंदर लगातार 3 दिन से मर्डर की घटनाएं हो रही हैं लगातार, और उससे पहले भी हुई हैं इलेक्शन के बाद। हिसार के अलग अलग क्षेत्रों में खुलेआम अपराध हो रहे हैं, जिसके अंदर दलित भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, विक्टिम जो हैं, उनके लिए बात उनकी कीजिए ना। नेता दलित नेत्री के साथ क्या किया वो भुगता कांग्रेस ने, आप उसकी चिंता अब छोड़िए। अब लीजिए आगे आपकी सरकार बन चुकी है, लेकिन आपकी सरकार के अंदर ऐसे कम्युनिटी के लोगों के साथ क्या हो रहा है, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों के साथ क्या हो रहा है। सरेआम उनके मर्डर हो रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई तक नहीं कर रही है। ये आज की हकीकत है। पूरे की बात मैंने ये चीजें बताई, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर जो क्राइम की स्थिति है उससे बात करे भाजपा और उस पर ध्यान दे भाजपा। जी जी जी, ठीक है ठीक है। कमल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो आप जो है लगातार जो है सुनील जी की बातों को जो है उनसे सहमति नहीं जता पा रही थी और लगातार आप अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाह रही थी। आप बताएं कि क्या जो जिस तरीके से जो है सुनील जी कह रहे हैं कि उनसे जो है आप सहमति व्यक्त कर रही हैं? बात ऐसी, एक छोटा सा जवाब मैं इनेलो की प्रवक्ता को देना चाहूंगी कि
जो कांग्रेस हारी उसमें इनेलो का भी एक फैक्टर बहुत रहा है, क्योंकि इनके कोई प्रत्याशी जीते नहीं। अगर इनको इतना ही था कि सत्ता में भाजपा ना आए तो 8-10 यही जीत कर दिखा देते। सिर्फ 2 पुत्रों को जिता दिया, बापू बेटे की सरकार इनकी, कितने 4 बापू बेटों की तो मैं ही गिना देती हूँ। दूसरा, इन्होंने जो कहा, और इनके तो खुद के परिवार में फूट थी, हमें ना बताएं। और जो सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कमल हांडा जी को कि दलित को गालियां दी, मुझे वो वीडियो दिखाएं या माफी मांगे। दोनों प्रवक्ता माफी मांगे, मुझे वीडियो दिखाएं कि हमारे किस नेता ने किस दलित को गालियां दी। वीडियो दिखाएं वरना माफी मांगे। सुनिए जरा चुपचाप, अब आप जरा चुप रहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात तो बिल्कुल सही है कि बिल्कुल लच्चर हो गई है। जींद की महिला पुलिसों ने चिट्ठी लिखी नायब सैनी को, पता है कि नहीं पता? पुकार जी आपको पता नहीं है? उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा इसका जवाब देते जाए। पहलवान बेटियों को कैसे रौंदा गया, कैसे पिटवाया गया, खेल कोच को न्याय नहीं दिया। खट्टर जी ने कहा इसका इस्तीफा नहीं लूंगा। क्यों बदलना पड़ा आपको 6 महीने पहले ही अपना मुख्यमंत्री? उसका भी कारण बताते जाइएगा। दूसरी बात ये कि कंफ्यूज जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, नारायणगढ़ में सरपंचों को नोटिस किस बात का दे रहे हैं? क्योंकि वहां पर जब वो गए थे उनको हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, उनका कॉलेज तक पकड़ लिया था, तो वो बदला निकाल रहे हैं वहां के सरपंचों को नोटिस देकर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपको नहीं पता है, आधा अधूरा ज्ञान लेकर मत आया करें। इसका जवाब दीजिएगा, क्यों दिए नोटिस? और आपने कहा अन्नदाता की बात, गौरव जी मुझे समय दीजिएगा, मैं एक बात का जवाब दूंगी। मैं ये वही अन्नदाता है ना जिसको आपसे प्रधानमंत्री और आप सारी भाजपा की ट्रोल आर्मी, 2 टकिया ट्रोल आर्मी कहती थी आंदोलन जीवी, परजीवी, खालिस्तानी, क्या क्या नहीं आपने कहा। 750 जवानों की शहादत होगी, 4 अभी मनोहर लाल खट्टर ने मारे। कहाँ से आप अन्नदाता के सगे डीएटी उनको नहीं दे रहे, लहू लुहान कर रहे हैं आप, उनको लाइनों में लगा। 29 लाख टन की कमी है, 29 लाख टन की कमी है डीएटी की, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। 41,122 की जो है उनको सब्सिडी बंद कर दी गई। ठीक है, क्यों लाए थे आप सामने कानून और फिर उनको वापस माफी मांग कर लिया? संविधान की बात आप करते, संविधान का भी बता दूं मैं। मोदी जी कहते हैं संविधान तो खाली है, इससे कुछ नहीं है। राहुल जी ने किताब खोलकर दिखा दिया कि लगता है मोदी जी ने अभी तक पढ़ा नहीं कि संविधान है क्या, जो सबको समान अधिकार देता है, चाहे वो दलित वंचित हो, चाहे वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो, वोट सबका एक ही काउंट होता है, किसी एक बंदे के 2 नहीं होते। तो 75 लाख वैसे आपने क्या एक्स्ट्रा वोट के लिए बनवाए थे आपने बीपीएल कार्ड वाले? इस बात का जवाब दीजिए। आपने कहा जनहित की बात, ये मुंह और मसूर की दाल। आप और जनहित के काम करेंगे, जितना आपने प्रदेश को लूटा, सत्यानाश किया, आज तक हरियाणा के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने इतना नीचे नहीं गिरा जितना आपके गिरने की कोई हद नहीं है। ओके, जनता ने नहीं नकारा हमें। आपको बता दूं, चंदा चोरों ने जो खेल खेला, जो कि इनेलो की प्रवक्ता ने भी पुष्टि कर दी है कि आप सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो आपने किया। और क्या कहते थे आपके जो आका है जिनकी आप चाटुकारिता करते हैं, एक अकेला सब पर भारी, 40 घटक दलों की जरूरत क्यों पड़ गई थी? फिर इसका भी जवाब देते जाना। और सुनो, चोर मचाए शोर, झूठ आप बोलते हैं, आप इल्जाम हम पर लगाते हैं। हम कहते फेक न्यूज फैक्ट्री चाटुकार, आपने हमारी शब्दावली पकड़ ली। हम कहते थे कि जब भारत बोलता है तो पूरा विश्व सुनता है, वही हमारी शब्दावली सुषमा स्वराज ने भी ले ली, वही प्रधानमंत्री ले रहे हैं। आपके पास अपने शब्द भी नहीं है ना आपने नेता है। आपने कहा बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, तो कितने कांग्रेसी भरे हुए हैं बताइएगा जरा मुझे। आप प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे होगा जब इतना काम हुआ? 55,000 तक था हमारा 2014 तक, आपने 4.5 लाख करोड़ कर दिया। अभी तो 60,000 का सुना और भी लेने वाले कर्जा आप। और देश पर जो 55 लाख करोड़ का कर्जा था जिसमें पूरे हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ, वो 215 लाख करोड़ तक कैसे पहुंचे? 3-4 गुना 10 साल में, सिर्फ 10 साल में। ठीक है जी। और आपने दलित के अपमान की बात की, हाथरस की गुड़िया की याद दिला दूं मैं, केरोसिन डालकर जिसको आपने जलाया। मॉब लिंचिंग आप दलितों की करते हैं, किसी को आप गौ मांस के शक में आप मार देते हैं। रुक जाइए, गौ मांस के शक में आप गोली चला देते हैं। और सुनते रहिए, अहंकारी तो आप लोग हैं। आप लोगों के अहंकार की तो कोई हद ही नहीं है कि आपको लगता है, मोदी जी को लगता है आई मी एंड माई सेल्फ। वो हमारे राहुल जी ने कहते हैं ना, कहते थे कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप बांट ही तो रहे हैं, आप और कर क्या रहे हैं? आप बता दीजिए। हरियाणा में आपने लड़वा दिए 4, आपने दंगे यहाँ करवा दिए जहाँ पर अच्छा भाईचारा था हमारे हरियाणा में। नूह में बात का हो गया, जाट आरक्षण का हो गया, रामपाल का हो गया, राम रहीम का दंगा हो गया, जिसको आप बार-बार पैरोल भी देते हैं अपने वोटों की खातिर। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि विधि साहब ने क्या कहा था, और आपके जो है स्पीकर साहब महोदय, अध्यक्ष महोदय विधानसभा के, विधि साहब के ऊपर हमने सवाल उठाया। उन्होंने कहा था मेरी हत्या करवाने की कोशिश की गई थी और मुझे हरवाने की कोशिश की गई थी, मेरी सभाओं में हिंसा करने की कोशिश की गई थी। जब कांग्रेस ने ये सवाल उठाया
तो क्या कहते हैं महोदय, कितना बचकाना बयान है उनका। भाई ऐसे बयानबाजी तो चलती रहती है। दूसरी बात, नायब जी का बयान आपको याद दिला दूं मैं, अगर आपने नहीं देखा, नए नए आप प्रवक्ता बने हैं, उन्होंने 8:40 पर 7 तारीख को बोला था सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। राम गौतम आपके नेता कुछ भी कहते हैं हमारे हुड्डा साहब के बारे में या दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में, बाद में माफी मांगते हैं, नहीं वो तो बहुत अच्छा था, मैंने चुनाव जीतने के लिए मैंने गलत बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे आपके काम है, ठीक है। ईवीएम पर हम कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। आप जो कहते बिना सेनापति के सेना, आप देखिए बड़े फोर्स में रहे हमारे 3 सेनापति, तो गीता बुक्कल जी रही, बत्रा जी रहे और उधर से हमारे हुड्डा साहब रहे। और आपको भी याद दिलाना चाहूंगी, कर्नाटक में पिछले साल मई में सरकार बनी थी हमारी, आपका एलओपी कब आया था? नवंबर में, 6 महीने बाद। इससे में आप उल्टा मतलब निकाल लेंगे कि यानी कि हम भी 6 महीने बाद देंगे? नहीं, हम दे देंगे इस मंथ एंड तक। चिंता मत कीजिए, आपको हमारी चिंता ना करिए, आप जनता की चिंता करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, जिनको आप वादे करके आए हैं। ठीक है। और बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी आपने कहा, तो भाई सारे कांग्रेसी क्यों भरे हुए हैं आपने ये बताइए। शैलजा तू भी आजा, खट्टर ने बोला था कि नहीं बोला था? आ जाए शैलजा हमारी पार्टी में। किरण चौधरी को तो लालच देकर चले गए, 70 साल की उस, मैं क्या बोलूं, मैं शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकलते। अभी भी लालच सत्ता का, अभी भी लालच मर रहे हैं। इतना कुछ दिया कांग्रेस ने, फिर भी शांति नहीं आई, क्योंकि आपके भाजपा पार्टी में भ्रष्टाचार की खुली छूट है। एक शाम प्रधानमंत्री कहते हैं कि जी मैं भ्रष्टाचारियों की गारंटी देता हूं, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी का ना सिर्फ सदस्य बनता है बल्कि उप मुख्यमंत्री बन जाता है महाराष्ट्र का। सुनील जी, रट्टू तोते की तरह की बातें रटी हुई होती है जो आप बोलते हैं, ठीक है। आपको तो एक ही काम दिए, कांग्रेस को कोसो, ठीक है। उसी में आप अपनी चाटुकारिता जो है प्रूव कर पाएंगे, अपना महत्व आप तभी प्रूव कर पाएंगे जब तक आप कांग्रेस को गाली नहीं देंगे या कटाक्ष नहीं करेंगे, आपका काम नहीं पूरा होने वाला। मेरी आवाज सुन पा और रहे हैं? दूसरी बात ये कि ये वही है ना नरेंद्र मोदी जी, एक मिनट बस खत्म कर रही हूँ मैं। ये वही वाले नरेंद्र मोदी है ना, गुजरात वाले ये बदले हुए हैं, जिन्होंने कहा था पढ़े लिखे देश जो है बैलेट पेपर पर नाम देखकर ऊपर ठप्पा लगाते हैं। याद है? मैम जवाब भी ले लेते हैं, जवाब भी ले नरेंद्र मोदी है कोई और है? ठीक है, सुनील जी जवाब दीजिए जरा, ठीक है। कितने डेवलप कंट्रीज हैं, सुनिए जरा, बस 1-2 बातें और रह गई हैं। ठीक है मैम, आप फिर से कंप्लीट कर लीजिएगा, जवाब तो ले लीजिएगा, फिर वो जो है बोलेंगे कि कौन कौन सी मुझे ही दोहराना पड़ेगा। ठीक है, जवाब लेते जाइए, जवाब ले लीजिए, क्योंकि जवाब बोलना चाह रहे हैं, वो प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है आपने आरोप लगाए हैं तो वो बताएंगे, जरा स्पष्टीकरण देंगे। हाँ सुनील जी। कांग्रेस पार्टी जो इतनी निकम्मी पार्टी है, उसकी बातों का हमें जवाब देना पड़ रहा है, जो खुद के लिए भी कुछ मतलब जवाबदेह नहीं है। वो हरियाणा की जनता के लिए क्या जवाब लेगी और क्या हरियाणा की जनता की वो लड़ाई लड़ेंगे? फिर ये कहेंगे कि इनका अहंकार बोल रहा है। अरे सर, हमारा अहंकार नहीं बोल रहा, हम जमीन पे धरातल पे रह के काम करते हैं। वो धरातल पे काम करने का ये फायदा। अरे बहन जी चुप बैठिए आप, चुप बैठिए आप। ये बदतमीजी होती है, ये डिबेट करना नहीं होता, ये डिबेट करना नहीं होता, ये बदतमीजी होती है। आप बैठिए, आप बैठिए चुप। आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप बैठिए। हमें निकम्मा आपकी बौखलाहट दिखती है, आपकी बौखलाहट दिखती है, आप कहीं मानसिक को भी यहाँ पर प्रदर्शित करें। चर्चा में जो है थोड़ा सा भाषा शब्दों का चयन ठीक से करें, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि देखिए। अरे आप बौखलाहट क्या स्टूडियो में उतारेंगे क्या? पूरी देशद्रोही भरे पड़े सारे, क्या निकम्मा कहा तो ध्यान से रखना। एक के बजाय 4 सुनाऊंगी फिर मैं, वो सुनकर जाना। आप रिपीट ना करें मैम जो है, और जो है मैं दोनों सभी प्रवक्ताओं से कह रहा हूँ, जो है भाषा और शब्दों को थोड़ा सा चयन उस हिसाब से कीजिए कि एक दूसरे को ठेस ना पहुंचे, चर्चा तक ही शामिल रहे। मैंने आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? आपने कैसे कहा कि आप नए आए हैं? हिम्मत तो आपको ज्यादा कहने की। अरे स्टूडियो में बैठ कर आप सरेआम कैमरे के सामने बदतमीजी क्या है तुम्हारी, क्या बात है?
कमल जी प्लीज आपने सवाल किए, जवाब तो ले लीजिए। आप उसी चीज में उलझ गए। भाषा की मर्यादा रखें थोड़ा सा। दोनों ही तीनों ही प्रवक्ता जितने भी मेहमान जो है आते हैं, निवेदन यही रहता है कि भाषा और शब्दों का चयन जो है उस हिसाब से करें कि दूसरी की भावना को ठेस ना पहुंचे। ठीक है, जवाब उनका कंप्लीट होने दीजिए। कमल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपने सवाल किए, उसके जवाब ले लीजिए। और हाँ, बिल्कुल मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, जो है अनुज जी आपके पास भी आ रहा हूं। थोड़ा सा गरिमा को बनाए रखें, भाषा और शब्दों का चयन। जी कंप्लीट कीजिए सुनील जी। माइक म्यूट कीजिए। जो अहंकार है कांग्रेस पार्टी का, ये जो स्टूडियो में जो अहंकार दिखाई दे रहा है, यही अहंकार इनका चुनाव से पहले जनता ने देखा है कि किस प्रकार से इनके नेताओं ने बुजुर्गों को स्टेज के ऊपर लात मारी। इनके सांसद ने वो पूरे प्रदेश में देखा किस प्रकार का अहंकार इनके लोगों में था कि चुनाव से पहले ही मंत्रालय बांटने शुरू कर दिए थे उन लोगों ने। सर देखिए, अगर बहन जी ऐसे बीच में बोलते रहेंगे तो डिबेट करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। फिर तो आप इनको माइक दे दीजिए, भाषण देंगी अपना 1 घंटा और चली जाएंगी। झूठ मत बोलो। फिर ये भाषण देके चली जाएंगी, क्या फायदा ऐसे डिबेट में बैठने का? भाषण तो तुमने दूसरे की बात सुननी ही नहीं, जब सवाल भी खुद करेंगे, जवाब भी खुद करेंगे, क्या फायदा होता है? ठीक है मैम, जवाब लेना चाहते हैं तो जवाब ले लीजिए। दिक्कत होती है इनको, आईना दिखाओ तो दिक्कत होती है इनको। कर्नाटक के लिए क्यों नहीं बोले? अरे बहन जी, आप बैठिए, आप सुनिए। आप सुनने की क्षमता नहीं है तो डिबेट करने का क्या फायदा? ऐसे खुद ही बोल रहे हैं तो घर बैठ के रिकॉर्ड कर लीजिए। अरे बैठिए, सुनिए बैठिए आप। अरे सुनिए आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आप भी सुनिए, क्षमता रखिए सुनने की थोड़ी सी। देखिए, जिस प्रकार का अहंकार चुनाव से पहले भी यही अहंकार था, और इसी अहंकार के चलते लोग हरियाणा की जनता ने इनको नकार दिया। फिर ये ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते, सट्टाबाजार इस प्रदेश का किसको दिखा रहा था सबसे आगे? पूरे सट्टाबाज। ये कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र रचने से और ये जो एक विघटनकारी राजनीति करने से बिल्कुल बाज नहीं आ सकती। अरे किसका पैसा सट्टे बाजार में? सबको पता है कि सट्टे बाजार पैसे का खेल है। तो पैसा किसके पास हुआ? सारा सट्टा बाजार तो आपको दिखा रहा था। हमारे साथ तो जनता, हरियाणा की जनता थी हमारे साथ। तो हरियाणा की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। जो गरीब आदमी, जिस गरीब के अनाज को लेकर के आपके नेता सदन में आवाज उठाते हैं कि कैसे 75 लाख बीपीएल हो गए, क्यों इतना राशन बांट के भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिए हैं, उस गरीब वर्ग की, उस बीपीएल की बददुआ लगेगी आपको। राशन, अरे किसी के 2 टाइम के खाने का भी आप हिसाब रखते हो कि हम 2 समय का खाना बांट के वोट लेंगे हम? ये हद है। इससे नीचे भारतीय जनता पार्टी या इससे नीचे कोई सतर नहीं हो सकता राजनीति का। जो कांग्रेस ने जो ये बातें कही हैं सदन के अंदर कि 75 लाख लोगों को आपने फ्री में राशन देके उनका वोट खरीद लिया, खाने के बदले वोट खरीद लिया, क्या बात करते हो? आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 75 लाख कैसे हो गए? नए कार्ड कैसे बन गए 75 लाख 2 सालों में? उसका जवाब दो। अरे बहन जी रुकिए, फिर आप वहीं आ गए। तुम्हें लगेगी तो मनरेगा बंद। आपकी खिंच कांग्रेस पार्टी की, आपकी खिंच मैं नहीं दूर कर सकता। 5 साल के लिए आप लोगों को परमानेंट बैठा दिया है घर पे लोगों ने, तो वो खिंच मेरे ऊपर मत निकालिए, स्टूडियो मत निकालिए। अच्छा, एक सौहार्द बहस तो होने दी। इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही तीसरी बार हमारी सरकार बनी, नायब सैनी जी ने पद संभाला, उन्होंने सबसे पहली घोषणा की कि जो बारिश के कारण प्रदेश में किसान, कम बारिश होने के कारण प्रदेश के किसान को जो नुकसान हुआ है उसके भरपाई के लिए 2-2 हजार रुपए मुआवजा उनके खाते में जाएगा। 497 करोड़ रुपए की किस्त पहले चली गई, 300 करोड़ की आज चली गई, और कहीं कमी होगी तो और पैसा चले। वो जो जा चुका, जो काम हो चुका, कैबिनेट ने एक साथ शपथ ली। मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले 24,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया, पक्की नौकरी देने का काम किया। जिन नौकरियों को लेकर इनको इतनी दिक्कत है, आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही घोषणा करी कि जो लेक्चरर है 50,000 से ज्यादा की जॉब है, जो परमानेंट नहीं है, उनको 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी दी गई। 58 साल तक इनको नहीं हटाया जाएगा। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको
ठीक है, सिक्योरिटी देने के लिए कानून पास कर दिया हरियाणा में। सुनिए जी प्लीज कंप्लीट कीजिए जल्दी, 10 सेकंड में, चूंकि अनु जी को भी मुझे समय देना है और आप बिल्कुल, मैं आऊंगा आपसे जी, बिल्कुल बोलिए, कंप्लीट कीजिए। मेरा आधे से ज्यादा समय तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने खराब कर दिया। नहीं, वही अगर जब जवाब देने का समय होता है आप बहस करने लग जाते हैं आपसी मसले को लेकर। आपने किसान मरवाए, किसान नेताओं ने चुनाव के तुरंत बाद बयान दिया, आप ऑन रिकॉर्ड हैं, दो किसान नेताओं ने बयान दिया कि किसानों ने तथाकथित किसान नेताओं ने हरियाणा में तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस उसको नहीं कैच कर पाई। तो ठीक है सुनील जी, ठीक है। अनु जी प्लीज। जी गौरव जी, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, मुख्य विपक्षी पार्टी को यही नहीं पता बीजेपी से सवाल क्या करना है। भाजपा के जाल में उलझ जाती है मुख्य विपक्षी पार्टी। इन्होंने, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हम जमीन पे काम करते हैं और हमने बच्चों को रोजगार दिया है। मतलब आप कह रही हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टियां जो है उलझ जाती हैं भाजपा के जाल में, जो है कांग्रेस उलझ जाती है। अच्छा, कांग्रेस पूरी तरीके से उलझ जाती है। जी देखिए, आप हाल देखिए कैसे गैर जरूरी बातों पे विवाद करते रहते हैं। मैं अब काम की बात करती हूँ। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमने नौकरियां दी। आ रहा हूँ कमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक प्रतिक्रिया लूंगा। जी कंप्लीट। इन्होंने कहा कि हमने बच्चों को नौकरियां दी और हम जमीन पे काम करते हैं। इन्होंने कोई तहसीलदार तो लगाए नहीं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो नौकरियां दी हैं, कौशल रोजगार में जो नौकरियां देते हैं, 15, 16, 17 हजार मैक्सिमम तनख्वाह है। पर आज की महंगाई में रोटी ही खा सकते हैं वो बच्चे। जमीन पे जो काम किया इन्होंने, वो मैं बताती हूँ। मैं, इनको आंकड़ों का बहुत शौक है ना भाजपा प्रवक्ता को, तो ये आंकड़े पता करे, आंकड़े इकट्ठे करे कि भाजपा के राज में पिछले 10 साल में कितनी सरकारी जमीन से इन्होंने आवासीय प्लाट काटे हैं और कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया है। भाजपा के राज के अंदर, हरियाणा के अंदर किसी भी शहर में आप जो हुड्डा के सेक्टर्स हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए गज से कम का कोई आज प्रॉपर्टी नहीं है। भाजपा के राज में ये महंगाई हुई है। और दूसरी तरफ इनके जो मंत्री हैं, इनके जो अभी सिटिंग मंत्री हैं, जिन्होंने अभी हाल में शपथ ली है, उनकी कॉलोनियां, अगर ये भाजपा प्रवक्ता चाहे ना, एक दिन आए, मैं इनको दिखा के लाऊंगी। 150, 200 कॉलोनियां काटे बैठे हैं। अवैध कॉलोनियां इनके खुद के नेता काटते हैं, और तो कोई काट नहीं सकता। सरकार जिसकी है वही कॉलोनियां काटेगा। इन्होंने जो जमीन पे काम किया है ना, ये पोल खुलेगी। खोलने वाले चाहिए ना, विपक्ष तो बोलता नहीं है, क्योंकि विपक्ष खुद अरावली बेचे बैठा है। कैसे बोले, खुद एनसीआर बेचे बैठा है, लेकिन मैं बोल सकती हूँ और मैं बोलूंगी। इन्होंने जमीन के अंदर जो लूट मचाई है, चाहे वो हुड्डा सेक्टर्स में जो आसमान से कीमतें चढ़ा रखी है, समय इजाजत नहीं दे रहा है जी। और इनके मंत्री जो प्राइवेट कॉलोनियां काट रहे हैं, इन्होंने जो ग्रुप सी और ग्रुप बी की नौकरियां लगाई है ना, वो लोग जिंदगी में 50 गज का प्लाट नहीं ले सकते जो तनख्वाह देते हो। ये किया भाजपा ने। आप किसको बरगला रहे हैं भैया? ये हम कांग्रेस नहीं है जो ये माननीय पूजनीय में उलझ जाएंगे। हम तो सीधा सड़क सवाल पूछेंगे, कितने अरब का घोटाला करके बैठे हो? भाजपा पूरे प्रदेश की सरकारी जमीन को बेच के खा गई है। पूरे प्रदेश की सरकारी। ठीक है, समय इजाजत नहीं दे रहा है मुझे इससे ज्यादा जो है आप बढ़ने की, इसलिए माफी के साथ मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। चूंकि जब जवाब का समय आता है तो उलझ जाते हैं आपस में, लेकिन कोई नहीं। कमल जी बहुत शुक्रिया, सुनील जी बहुत शुक्रिया, और अनु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में समय का इतना ही जो है मेरे पास जो है समय था, जिसमें कि मैंने आप तीनों से ही जो है सवाल जवाब लिए। लेकिन मसला में लगातार यहाँ पर सवाल बना हुआ है कि जिस तरीके से कांग्रेस पक्ष से सवाल पूछ रही है, 10 साल का हिसाब मांग रही है, वो जनता तक किस तरीके से जो है अपने आप को यहाँ पर पक्ष दिखाता हुआ नजर आएगा, धरातल पर उतारता हुआ, उकेरता हुआ नजर आएगा। ये सवाल लगातार बना हुआ है। सवाल ये भी बना हुआ है कि कब तक जो है नेता विपक्ष चुनकर जो है हाईकमान यहाँ पर हरियाणा में सामने लेकर आएगा। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।